फिर से हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस, बीपीएससी एवं आरओ में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपका मॉडल पेपर नंबर ये 13 है। 12 जो है मॉडल पेपर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। प्रैक्टिस सेट सटीक विश्लेषण के साथ चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो जो लोग यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ का पेपर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये सीरीज जाके देख लेंगे। हम लोग इसमें 75 प्रश्न तक देख चुके थे। 75 प्रश्न के आगे हम लोगों को देखना है आज। ठीक है, चलिए 75 प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? बहुत प्यारा प्रश्न है, बताना है आप लोगों को। तो जो लोग लाइव जुड़ गए हों आंसर करते चलिएगा, और जो लोग बाद में देखिएगा वो लोग भी आंसर जरूर कीजिएगा। देखिए आंसर आप लोग किया कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, इससे आप ही लोग का तैयार होगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से आप लोग जो है पेपर को अच्छे से जो है सॉल्व करने में सक्षम बन जाएंगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो बताते चलें आपको क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आंसर होगा। चलिए आंसर कीजिए, आप लोग बता रहे हैं आपको आंसर। हम आप लोग आंसर कीजिए, आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। 75 हम करा भी दिए थे पिछले क्लास में, तो यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो बताए थे आपको पिछले क्लास में कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। और बताते चले कि महात्मा गांधी ने अनसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर कब, तो ये 1920 की बात है। 1920 में जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन, जिसे मजदूर महाजन संघ भी कहा जाता है, की स्थापना की, जो भारत में कपड़ा श्रमिकों का सबसे पुराना संघ है। अनसुआ साराभाई को महात्मा गांधी ने इसका आजीवन अध्यक्ष बनाया था। तो अनसुआ जो है साराभाई जो थे उनको आजीवन अध्यक्ष बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में सम्मिलित थे? ठीक है, कौन कौन से जो चारों दे रखे हैं, ये जो है आपके मार्लो मिंटो जो सुधार आपका हुआ था अधिनियम, इसमें कौन कौन से जो है सम्मिलित थे, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए बताते चलें आपको कि इसमें जो है पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, ठीक है, और साथ ही साथ आपका अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, ये दोनों ही आपका इसमें जो है सम्मिलित था। तो 1 और 3 जिसका भी आंसर आ रहा है, ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत था। क्या था? तो पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करने की बात की गई, और जो है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, ये गलत है। प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ, ठीक है, ये किस अधिनियम के थ्रू हुआ था, ये बताइए आप सभी लोग। अगर किसी को पता हो तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कि ये जो है किसके थ्रू हुआ था। तो देखिए मार्लो मिंटो सुधार के बारे में बता दें आपको कि केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी मार्लो मिंटो सुधार में, और केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। इससे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। कुछ निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए निर्धारित किए गए, और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधि को वोट दे सकते थे। तो मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। स्थानीय निकायों में एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया, जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करेगा। ये सदस्य बदले में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो ये सारे प्रावधान थे। ठीक है, चलिए तो इसका जो है आंसर नंबर ए सही होगा। 1 और 3 जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है रहनुमाई मज्यादसन सभा के स्थापना संबंधित नहीं था? ठीक है, नहीं पूछा गया इसलिए हम लोग सर्किल करेंगे इसको, और रहनुमाई मजदायसन सभा की बात की गई है। ठीक है, तो बताइए आप सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 77 चल रहा है, और इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट की क्लास डेली चलती है, डेली लाइव होती है, डेली आप लोग जुड़िए, और डेली जुड़ के आप लोग जो है इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ करंट अफेयर की भी जो है प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे द्वारा कराई जा रही है, तो जो लोग जो है उसका भी लाभ उठाना चाहते हो तो वो लोग भी जुड़ के उसमें अच्छा खासा जो है अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो बताते चलें, देखिए दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजयान सभा के स्थापना से संबंधित नहीं था? ठीक है, ये पूछा गया है। तो बता दें आपका महादेव गोविंद रानाडे जो थे, ये जो है नहीं थे, इसका आंसर यही होगा। रहनुमाई मज
दयाशन सभा एक पारसी सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना शिक्षित पारसियों के एक छोटे समूह ने की थी। इसकी रचना दादा भाई नौरोजी दिए हुए हैं, और आपका जेवी वाचा, एस एस बंगाली और नौरोजी फुरदोनजी और के एन कामा, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। और बता दें, सभा का घोषित उद्देश्य था पारसियों की सामाजिक स्थिति का उत्थान और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता की बहाली करना था। ये जान लीजिएगा। एक लाइन और जान लीजिए कि सुधार आंदोलन को गति देने के लिए समुदाय में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पारसी सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। ऐसी पहली बैठक जो है कब हुई थी, पूछा गया है प्रश्न ये, तो 1890 ईस्वी में जो है हुई थी। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। तो ये भी पूछा गया है आपका, ये जाने रहिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र गुप्तार नामक ये क्या थी, ये आपकी एक पत्रिका थी, ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज आप लोग जानते होंगे, महादेव महादेव गोविंद रानाडे जो थे, इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध आपका जो है पूना सार्वजनिक सभा से था। वे इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और यह ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक राजनीतिक समूह था जो किसानों के कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। इसके अतिरिक्त एमजी रानाडे प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। जिसका भी सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, और आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ठीक है। और बताते चलें, जो लोग नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आधुनिक भारत में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। इसको जो है एक सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है, कब कब ये घटना घटित हुई है करके आपको आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टार मार्क इस पे जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल दे रखा है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ दे रखा है, खेड़ा सत्याग्रह दे रखा है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन दे रखा है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग, तो जरा हम बताते चलते हैं। देखिए, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 में अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिकों सत्याग्रह भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मजदूर वर्ग के आंदोलन के आकार देने में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 1918 ईस्वी में 15 मार्च में अहमदाबाद में आरंभ हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है मुख्य रूप से कौन किए थे, तो कपड़ा मिल श्रमिकों ने किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका असहयोग आंदोलन की बात अगर हम करते हैं, तो असहयोग आंदोलन जो आपका है, ये आपका 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो होगा 1 अगस्त 1920 होगा। असहयोग आंदोलन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो है अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन था, और यह आंदोलन प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, ये तो पता ही है। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है, हमको स्वराज लेना ही लेना है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं हम लोग, तो खेड़ा सत्याग्रह आप सभी लोगों को पता है कि ये आपका 22 मार्च 1918 को हुआ था। ठीक है। ये 22 मार्च 1918, ठीक है, 1918 को ये आपका हो रखा था। ठीक है। तो इसमें क्या चीजें था, थोड़ा सा जान लीजिए, एक दो पॉइंट, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें बात की गई थी कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर था। ठीक है। चलिए, आगे आपका दे रखा है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, तो ये 20 मार्च 1919 की घटना थी। ठीक है। तो कब हुआ था ये, तो ये आपका 20 मार्च 1900 लिख दे रहे हैं आप लोग, अब आप लोग आंसर कर लेंगे। ठीक है। 20 मार्च 1919 की घटना थी, तो ये जाने रहिएगा। अच्छा, आपका जो है ये 15 मार्च को था। ठीक है। इसमें आप लोग डेट से 15 मार्च और 22 मार्च दो दे रखा है, दोनों 2018 घटना थी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका होगा 1, 3, 4 और 2। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा होगा। ठीक है। एक अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 को हुआ था। उसके बाद सेकंड 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हो गया था। इसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 20 मार्च 1919 को हो गया, और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ आपका 1920 में हुआ था, 1 अगस्त को। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो है संगठन दे रखा है, उसके संस्थापक के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में आपका दे रखा है संगठन और उनके संस्थापक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79
अब आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो देखिए, इसके बारे में आपको बता चुके थे आप लोगों को हम, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता अकाल आयोग का गठन, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसका 1 और 2 आपका सही था। इसके बारे में डिटेल में आपको बता ही चुके थे कब कब क्या चीजें हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो किस स्थान पर पहली समांतर सरकार की स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपका बलिया होगा। बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वजह से शुरू शुरू हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता की वजह से शुरू हुआ था, ठीक है। और ये जो गांधीवादी प्रस्ताव था, ठीक, गांधीवादी प्रस्ताव था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है और अहिंसक प्रस्ताव था। ये 14 जुलाई 1942 में, ठीक है, वर्धा में आपका एक जो है अधिवेशन हुआ था, ठीक है। वहां पे गांधीवादी जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पे जो है ये पारित हो गया था, ठीक है। और बताते चले आपको कि ये जान लीजिए कि उस समय क्या हुआ था, एक थोड़ा सा जान लीजिए कि गांधी जी के इस प्रस्ताव के लिए जो है कांग्रेस तैयार अभी नहीं थी। कांग्रेस का मानना था कि अभी थोड़ा टाइम दिया जाए, उसके बाद जो है चीजों को किया जाए। तो गांधी जी ने कहा था कि यहाँ की मिट्टी, भारत की मिट्टी से कांग्रेस से जो है बड़ा आंदोलन हम जो है खड़ा कर सकते हैं, इतना है, अगर आप लोग जो है पास नहीं करते हैं। तो बाद में फिर पास हुआ और सारी चीजें फिर नॉर्मल हो गई। तो ये जान लीजिएगा। तो चलिए, अच्छा, बलिया के बारे में बता दें कि बलिया में आपका जो है 1942 में ये कब हुआ था? तो ये डेट भी पूछता है कभी कभी क्रॉनिकल ऑर्डर में कि कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 1942 में, ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया था, ठीक है। और तामलुक जो आपका दे रखा था, तामलुक जो दे रखा है, ये आपका दिसंबर, ठीक है, ये 1942 की बात है। और 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ित की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था और स्कूलों को अनुदान दिए थे। धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में वितरित किया गया था और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था। तो ये जाने रहिएगा। और सतारा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, 1943 की बात है से 45 के बीच में, 1943 यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक कहाँ चली थी? तो सतारा में चली थी। पहला आपका बलिया होगा, लेकिन सबसे लंबे समय तक यहाँ। हजारीबाग के बारे में दे रखा है, ये भी जान लीजिए। ये अगस्त 1942 जो है में श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। तो हजारीबाग में, ठीक है, कब? 1942 अगस्त में, ठीक है। ये ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ एक जुलूस निकाला गया था, कुछ सरकार का कुछ नहीं था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आप लोग करेंगे। दे रखा निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं था? आंसर कीजिए फटाक से आप लोग। देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आपका हुआ था, ये 1885 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1885 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी सहित एसोसिएशन के नेता भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति थे, ये भी जाने रहिएगा। और एसोसिएशन के प्रयासों से 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ था, जिसने विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का विस्तार किया था। तो इसी वजह से लागू किया गया, ठीक है, ये जाने रहिएगा। और एम वी राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू आदि ने मद्रास में 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाई थी। तो 84 का आपका क्या हो जाएगा? तो 84 का आपका एम वीर राघवाचारी, ठीक है। ये लोग जो है आपका मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे। बाकी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी बता ही चुके हैं आप लोगों को। तो ये सब लोग शामिल थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका 85 दे रखा है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, कि अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो 1907 में आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 का बताइए, ठीक है। तो सभी को पता है कि रासबिहारी बोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है, तो रासबिहारी बोस के जो है प्रथम विभाजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी 1907 के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था, बताना है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा, ठीक है, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा, आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 86 है आपका।
इंडियन इंडिपेंडेंट जो है पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ये जाने रहिएगा। और भीम राव रामजी अंबेडकर ने की थी इसकी स्थापना, ये भी जाने रहिएगा। तो इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनके बारे में दे रखा है, कौन सा सही है ये बताना है। आपके सामने दोनों स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा सही है आप आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़िए, पढ़ के फटाक से आंसर कीजिए। थोड़ी फास्ट क्लास होगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप लोगों को टाइम मिलेगा और कुछ रिविजन करने का। क्वेश्चन नंबर 87 का बताना है। तो देखिए हम पढ़ देते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखा है। इसकी अध्यक्षता क्या दे रखा है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था, तो बिल्कुल सही है। और कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक सत्र दिसंबर 1920 में हुआ था वो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सी विजया राघवाचार्य जी द्वारा की गई थी। और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को अब भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। जो प्रांतों में जो है भाषाई आधार पे जो है इसकी पुनर्गठन कर दिया गया था। बाकी तीसरा सही है। 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, जिसमें अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। इसमें कांग्रेस एक निरंतर विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी और उसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए उसे एक उपकरण भी मिल गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु में किसने किया था? बहुत प्यारा प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी में ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में एक बार ये प्रश्न आया है, एक बार यूपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आप लोग करेंगे। तो बहुत सही, बहुत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत आप सभी को पता है कि 12 मार्च को हुई थी। आंसर कीजिए आप लोग, 12 मार्च 1930 को हुई थी। डांडी मार्च से हुई थी। ठीक है, डांडी मार्च उसी समय हुआ था और वहीं से जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यह नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ एक शुरुआत अहिंसक विद्रोह प्रदर्शन आंदोलन था। इसमें अहिंसक था, बिल्कुल अहिंसा नहीं था। इसमें गांधी जी और उनके समर्थकों ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था। अच्छा, तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के तंजौर में एक बार प्रश्न केवल तंजौर पूछा था, तमिलनाडु नहीं दे रखा था, तंजौर दे रखा था। तो तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राम गोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली में विद्यारंभ के नमक यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, कहां से कहां तक ये प्रश्न भी पूछा है, आपको करा भी चुके हैं। तो त्रिची से, ठीक है, त्रिची से कहां तक की थी? तो वेददारण्यम। ठीक है, ये भी प्रश्न एक बार पूछ चुका है। ठीक है, श्री राम गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, आंसर सभी लोग कीजिए। ठीक है, और एक बार जो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार जरा वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दिया कीजिए, कम से कम कोई और लोग भी लाभ जो है पा सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करेंगे आप लोग। बहुत प्यारा प्रश्न है और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, बार बार दिया हुआ है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। तो सभी को पता है कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कब किया गया था, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। तो 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1924 को बॉम्बे में, कहां पे? तो बॉम्बे में, बॉम्बे में आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। उन्होंने दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल, ठीक है, ये भी एक बार पूछा ही है, ये भी जान लीजिए, 1927 को, ठीक है, बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। तो बहिष्कृत भारत जो है समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी जान गए आप।
और आपका 3 अप्रैल 1927 को और 20 जुलाई 1924 को आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बॉम्बे में की गई थी और किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। अब आप लोग ये तथ्य बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है? और ये सब पूछा गया है, सारे प्रश्न जितने बता रहे हैं सब कुछ पूछा गया है, उसी पर आधारित है। बस ये है कि क्वेश्चन जो तरीका है ना वो थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है? थोड़ा सा मान लीजिए पीवाईक्यूज आप करेंगे तो उसमें से जैसे क्या होता है ना कि आयोग हर बार पूछता एक ही एरिया से है, बस थोड़ा सा उसका क्या होता है ना कि पैटर्न चेंज कर देता है, पूछने का लैंग्वेज चेंज कर देता है, ठीक है? तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग बाद में ऑफलाइन भी देखिएगा आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और आंसर करते चलिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते हैं? क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते हैं, ठीक है? संध्या दे रखा है, पायनियर है, काल है, आपका युगांतर दे रखा है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपको बताना है। देखिए सन 1905 की बात है। 1905 के बाद जो है आपका क्या हुआ कि बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करने लगे थे। इनमें बंगाल की संध्या, ठीक है, बंगाल की, ये बंगाल में था, बंगाल की संध्या, युगांतर, युगांतर कहाँ पे था? तो ये आपका महाराष्ट्र में था, ठीक है? एमएच लिख दे रहे हैं, ठीक है? युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल, ठीक है? एक सेकंड, सॉरी, महाराष्ट्र में ये नहीं था, काल आपका महाराष्ट्र में था, ठीक है? महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में आपका काल जैसे जो समाचार पत्र थे ये सब आपका करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बता दें कि संध्या जो है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान 1906 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है? 1906 में ये भी एक बार जो है क्रोनिकल ऑर्डर में पूछा गया था, ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग आपको। तो 1906 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका संपादन और प्रकाशन ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा किया गया था। तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय किए थे। और जो आपका पायनियर दे रखा है यह ब्रिटिश कालीन भारत से निकलने वाला एक समाचार पत्र था। और यह समाचार पत्र जो था इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी और 1876 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और पायनियर नामक समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थक समाचार पत्र था। तो ये सरकार के पक्ष में था, ठीक है, एकदम सरकार का, एकदम जान लीजिए ये चमचा था एक तरह से कहिए। और इसके बाद आपका दे रखा है काल जो है 1897 में, ठीक है, देशभक्ति के परिणाम स्वरूप शुरू किया गया था। और युगांतर आपका जो शुरू हुआ था ये 1906 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है? तो इसे जो है बारेंद्र कुमार घोष, अभिनव भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्त द्वारा इसे कलकत्ता में शुरू किया गया था। गलती से हमारा जो है वहाँ पे मुंबई आपको महाराष्ट्र बोल दिए थे, तो ये कलकत्ता में शुरू किया गया था। युगांतर की शुरुआत कलकत्ता में हुई थी, ठीक है? और ये आप लोग जान ही लें कि महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी, ठीक? बाकी सब बता ही चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश आजार, काला आजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया? काला ज्वार होगा ये, ठीक है, काला ज्वार। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। ये भी जो है क्या नाम है, 1 नवंबर 2023 की बात है। 2023 को काला आजार मुक्त विश्व का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? ठीक है, पीईटी पेट 46 आपका क्या है? ठीक है, इसका आंसर करेंगे आप लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर आपका 92 का आंसर आप लोग करेंगे। पेट 46 क्या है? तो बताते चलें कि पेट 46 आपका प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है, ये जाने रहिए। बता दें कि कील विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिक द्वारा एक अध्ययन में एक गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एंजाइम पेट 46 की खोज की गई है, जो प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पेट प्लास्टिक का अपघटित करने में सक्षम है। निम्नलिखित में से संध्या किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 93 बताइए आप लोग। तो किसके द्वारा जो है जारी किया गया? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा शुरू किया गया, ठीक है? इसे बोलते हैं OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, OECD द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय के निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 94 बताना है। नवरत्न का दर्जा प्रदान जो है किसे किसे किया गया है? 94 का किसे किया गया है?
तो इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड आपको पता ही है, रेल विकास लिमिटेड दे रखा है, राइट्स लिमिटेड दे रखा है, ए और सी दोनों दे रखा है, ठीक है। तो आप बताएंगे तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इराकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड दोनों ही आपका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को दिया गया है, ठीक है। 95 का बताएंगे किस कंपनी को दिया गया है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हम लोग बिहार स्पेशल के प्रश्न देखेंगे इसमें आगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबिया का संबंध किस देश से है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो का संबंध किस देश से है, 96 का बताना है। तो इसका संबंध आपका यूएसए से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यूएसए से है, ठीक है। और बताते चलें कि फ्रैंक रूबिया एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके नाम किसी अमेरिकी द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड है, जो 370 दिनों से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही हैं, ठीक है। ये जाने रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है, आंसर करेंगे आप लोग। अच्छा देखिए, रूसी अंतरिक्ष यात्री जो है ओलेग, ध्यान रखे रहिएगा, ओलेग, ओलेग जो है, ओलेग कोनो नेंको, एक बार ये प्रश्न पूछा था, कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन, कितने दिन, तो 1000 दिन जो है पहले व्यक्ति हैं, इनके नाम जो है रिकॉर्ड है, ठीक है। भारत में यूके के मध्य पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 2+2 वार्ता का आयोजन जो है आपका किस शहर में किया गया, क्वेश्चन नंबर 97। तो भारत और यूके के बीच में ये था, और इसका जो है आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। अगला है, विश्व धरोहर समिति के 45वीं बैठक में भारत के किन धरोहर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। 45वीं बैठक की बात की गई है, ये आपका 2023 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो रियाद सऊदी अरब में हुआ था, ध्यान रखे रहिएगा, ये आपका रियाद में हुआ था, ठीक है, सऊदी अरब में हुआ था। तो इसमें आपका जो है शांति निकेतन और होयसल, ठीक है, ये दोनों को, तो उपयुक्त तो दोनों होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसका बिल्कुल सी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे 99 है, निम्नलिखित में से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की, ठीक है। बताइए, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो I2U2, ठीक है, I2U2, इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो I2, ठीक है, देखिए I2 है और U2 दे रखा है, तो I से क्या हो गया, I से एक इंडिया हो गया, एक I से आपका इजराइल हो गया, तो I2 हो गया। और V2 में एक से क्या हो गया आपका, U2 सॉरी, U2 में एक से यूएसए हो गया और एक से यूएई हो गया, ठीक है। तो अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो तिमोर लेत्से में, कहां पे, तिमोर लेत्से में जो है दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए बताइए, आपके सामने दे रखा है, मौर्यकालीन स्तंभ दे रखे हैं और शीर्ष पर पशु आकृति के बारे में कौन सा जो है आपका सही सुमेलित है, इसमें से बताना है, ठीक है। मौर्यकालीन स्तंभ है और शीर्ष पर आपका पशु आकृति दे रखी है। देखिए, रामपुरवा में आपका वृषभ जो है पशु आकृति शीर्ष पे है। लौरिया नंदनगढ़ आपका सिंह है, बिल्कुल सही है। संकिसा में चतुर सिंह नहीं है, यहाँ पे आपका गज शीर्ष है, ठीक है, यहाँ पे आपका गज शीर्ष है। और यहाँ पे आपका सिंह है, सिंह शीर्ष है, ठीक है, बसाड़ में। तो आपका एक और दो सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही होगा। संकिसा में आपने जान गया गज है और बसाड़ में आपका सिंह शीर्ष है, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। रामपुरवा में आपका वृषभ है और लौरिया नंदनगढ़ में भी सिंह आपका है, ठीक।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है? राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, 7 अंग में आपका दुर्ग भी है, मित्र भी है, कोश भी है, धर्म नहीं है, ठीक है। 7 अंगों में आपका राजा भी है। एक सेकंड, आपका राजा है 7 अंगों में, ये नोट कर लीजिएगा, हर बार चेंज कर देता है। और आपका अमात्य भी है, अमात्य या मंत्री, ठीक है, अमात्य या इसे मंत्री भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका जनपद भी है इसमें। चौथे नंबर पे आपका दुर्ग यहाँ पे दे रखा है। 5वें नंबर पे आपका कोस दे रखा है। 6ठे नंबर पे आपका दंड या सेना दे रखा है, दंड या सेना, ठीक है। और 7वें नंबर पे आपका मित्र दे रखा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। मखली घोषाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? मखली घोषाल, क्वेश्चन नंबर 103 का बताना है। मखली घोषाल, ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय के थे, आप सभी लोगों को पता है मखली घोषाल के बारे में। और भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने ही की थी। तो ये भी पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो मखली घोषाल। देखिए, बताया नहीं, क्वेश्चन का जो है पूछने का लैंग्वेज केवल चेंज हो जाता है, चीजें वहीं तो आपको मिलेंगी। 24वें तीर्थंकर तीर्थंकर जो महावीर और महात्मा बुद्ध के पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था, ये ध्यान रखे रहिएगा। निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का जो है सही उत्तर का चयन करना है आपका, ठीक है। तो ये दे रखा है 104 का, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले फायान आया, ठीक है, पहले नंबर फायान आया। उसके बाद सुअंग यून आया था, ये आपका दूसरे नंबर पे आया था। उसके बाद आपका हुएन सॉन्ग आया था, ये आपका तीसरे नंबर पे था। इत्सिंग आपका इन चारों में सबसे आखिरी में था। तो ऑप्शन नंबर सी 1 3 2 4 जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद का वर्णन दिया था तथा उसे सूसा और एक बतना के राज प्रसाद से भव्य बताया था, ठीक है। आंसर कीजिए। अब इसके बाद बिहार के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो बिहार वाले लोग आगे आ जाएं, आंसर करेंगे फटाक फटाक से। जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग काफ़ी अच्छा आंसर कर सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर कीजिए फटाक से, क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन किया है, उसे सूसा और एक बतना के राजप्रसाद से भव्य बताया है, ठीक है। तो सूसा और एक बतना से भी भव्य था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए फटाक से। तो बता दें जिसका भी आंसर आ गया होगा, एरियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर एरियन, ठीक है, एरियन जो है यूनानी लेखक था, इसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था? चलिए, प्रथम जैन संगीति का पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र आ रहा है, बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और बताते चले आप लोगों को इसके बारे में कि प्रथम जैन संगीति महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में 300 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिए, जरा पानी पी लेते हैं। कमेंट कीजिए इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पाटलिपुत्र में जो आयोजन हुआ था, ये पहला जो है जैन संगीति था। किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? स्थूल भद्र ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है।
चलिए, ये सब तैयार कीजिए। बिहार वाले लोग, बीपीएससी वाले लोग, जिनको पेपर देना है बीपीएससी का, वो लोग ये सब प्रश्न बिल्कुल अच्छे से रट डालें, ठीक है। और यही सब रिपीटेड बार बार देखने को मिलता है। अच्छा, इसी संगीति में, पहले ही संगीति में बौद्ध धर्म, सॉरी, जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ था। और जैन धर्म जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बट गया था, इसी पहले में ही, ठीक है, पाटलिपुत्र में ही। और ये प्रश्न पूछा गया है आपका। रामपुरवा लघु स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में है, ऊपर भी बात किया गया था इसके बारे में। तो ये आपका पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके शीर्ष पे सिंह और वृषभ की प्रतिमाएं निर्मित है। किस सल्तनत कालीन शासक द्वारा दीवाने बंदगान का गठन किया गया था? दीवाने बंदगान, क्वेश्चन नंबर 108 का बताना है। दीवाने बंदगान। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी संभाली थी, सभी को पता है। इसने दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल सही है। बिहार में मोहम्मद बहार खान नूहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। 3 बार ये बीपीएससी में रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। बिहार में मोहम्मद बहार खान नूहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ था? बिहार वाले लोग आगे आ जाएं, आंसर करें सभी लोग। बिहार वाले लोग सभी लोग आगे आके आंसर कीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस के पेपर का डेट अभी कुछ कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। कुछ कंफर्म नहीं है। कोई कह रहा है दिसंबर में होगा, कोई कह रहा है कि जनवरी में होगा। सब न्यूज़ें उड़ रही हैं। और आयोग कह रहा है कि अभी हम कंफर्म ही नहीं हो पा रहे हैं कि 1 शिफ्ट में कराएं, 2 शिफ्ट में कराएं, कि 4 शिफ्ट में कराएं। तो इस वजह से पेपर वो आगे जाने की जो है संभावना है। तो आप सभी लोग बीपीएससी में लग जाइए। इसीलिए प्रश्न देखिए, बीपीएससी यूपीपीसी आरओ आरओ में समानता सब है। बस अंतर क्या है ना, अगर आप बीपीएससी देखेंगे तो वहाँ बिहार स्पेशल मिल जाएगा, और यूपीएससी देंगे, यूपीपीएससी देंगे तो वहाँ पे यूपी स्पेशल। बाकी जीके का पोर्शन, सब पोर्शन वही सेम है, करंट का पोर्शन, जीके का पोर्शन, सब कुछ। तो जब तक यूपीपीसीएस का डेट नहीं क्लियर हो रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में अभी लगातार केवल जो है बिहार स्पेशल के प्रश्न ही जो है देखने को मिलेंगे। उसकी डेट आ जाएगी तो फिर दोनों को फिर से जो है मर्ज करके चलाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखे रहिएगा। तो इसीलिए आप लोग बिहार के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपका फरीद खां है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बिहार में मोहम्मद बहार खान नूहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में किसका उदय हुआ? तो फरीद खां का हुआ। ये जाने रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। अच्छा, एक बात बता दें, बिहार शरीफ स्थित जो है लोदी के अभिलेखों के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध जब कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, ये भी आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। और बाद अवसर का लाभ उठाकर दरिया खान नूहानी के पुत्र सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ऐसा हुआ था, तो ये जान लीजिएगा। बताइए, शुंग वंश के अंतिम शासक देवदत्त की हत्या उसके वसुदेव ने कन्न वंश की नींव रखी। और शुंग शासक अग्निमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियाडोरस भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 का बताना है, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूत थे। उनकी हत्या किसने की थी? तो वसुदेव ने करके कन्न वंश की नींव रखी थी। और हेलियोडोरस जो है इनके शासनकाल में नहीं आया था, ठीक है। तो हेलियोडोरस जो है तक्षशिला के शासन एटियो कोटस के राजदूत के रूप में शुंग वंश के 9वें शासक भाग भरत के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो वो भाग भरत के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये जाने रहिएगा। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। एकता प्रणाली के बारे में बताना है और सही उत्तर का चयन करना है आपको। एकता प्रणाली, बताइए, एकता प्रणाली के बारे में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर देना है। चलिए पढ़ लेते हैं। एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे, तो सभी को पता है कि हाँ बिल्कुल सही है, वली कहलाते थे, ठीक है।
और यह पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्याख्या थी, बिल्कुल सही है। और सियासतनामा नामक ग्रंथ के एकता की विशेषता का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सही है, 1 2 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका डी आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का देखा है, अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा है। और रचना का नाम बताना है, किस रचना में। ठीक है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर अवश्य कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, एक बार सभी लोग इसका होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आपका खजाइन उल फुतूह। ठीक है, खजाइन उल फुतूह एक बार प्रश्न पूछा गया था, किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमीर खुसरो द्वारा ये लिखा गया है, ये ध्यान रखे रहिएगा। आगे चलते हैं, 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? संगीत रत्नाकर के लेखक के बारे में पूछा गया है। देखिए, ये बता दें, ये जो तीनों जो चारों रचनाएं दे रखी हैं ना, किरान उल सदामन ए भी अमीर खुसरो का है, मिफात उल फतूह भी जो है अमीर खुसरो का है, और मतला उल अनवर भी इन्हीं का है। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा था, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। तो चारों पुस्तक का अगर डाउट होगा कि किसका लिखा गया है, तो चारों जो है अमीर खुसरो द्वारा है। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सारंग देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सारंग देव। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थल दे रखा है और उसके उत्खनन कर्ता दे रखे हैं। ठीक है, स्थल है और उत्खनन कर्ता दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 114 का बताना है। सही सुमेलित है। ठीक है, बताइए। तो ये तो पता ही आप लोगों को है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और ये आपका कालीबंगा का यज्ञदत्त शर्मा गलत है। लोथल का आपका SR राव, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो पता है, राजस्थान में के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और बीबी लाल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका जो है BK थापर व बीबी लाल द्वारा की गई थी। कालीबंगा का बीबी और VK थापर द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा, कालीबंगा का। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका आ रहा है, डी उसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता है? ठीक है, बताना है आपको। गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता पूछा गया है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। और एक बार सभी लोग, जो लोग लाइव जुड़े हों, एक बार सभी लोग वीडियो सेशन को लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इसका आंसर भी दे दे। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर देंगे तो आप ही लोग का प्रैक्टिस काफी अच्छा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता है, बताना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए, बताते चले आप लोगों को कि आपका इसका जो है सादा प्रभा मंडल, ये आपका गलत है।
यही गलत है। मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन था, तो मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन था, बिल्कुल सही है। विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता थी, तो गुप्त काल में आपका विष्णु जी के अवतार का काफी ज्यादा जो है वो था। मथुरा शैली की प्रतिमाओं पर आधारित था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकी वास्तुकला की विशेषता है? सरकी वास्तुकला की विशेषता है, सॉरी, सरकी वास्तुकला की विशेषता है, ठीक है, बताना है आपको। देखिए, सरकी सम्राटों के शासनकाल में जौनपुर इस्लामी वास्तुकला और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सभी को पता है जौनपुर में थे ये लोग। और जौनपुर को ईरान के सिराज शहर के नाम से भी, सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सिकंदर लोदी के जौनपुर को जीत लेने के बाद सरकी शैली में बनाई गई अधिकांश संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था। ये भी जाने रहिएगा। ठीक है। और इस शैली के विकास में मुख्य रूप से सुल्तान शम्स उद दीन इब्राहिम का महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसका है? तो शम्सुद्दीन इब्राहिम का। ठीक है। तो देखिए, इसका जो है आपका क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर आप लोग का आ गया है। तो इसका क्या होगा, पढ़ लेते हैं। बड़े पैमाने पर मीनारों का प्रयोग था, तो ये आपका गलत है। ठीक है। और मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार था, ठीक है। मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग है, गलत है। प्रार्थना, नहीं नहीं नहीं, सही है, पत्थरों का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है। प्रार्थना कक्ष के दीवारों की चित्रकला का अभाव था, तो बिल्कुल जो है गलत है। ठीक है। तो आपका जो है 2 और 3 इसका होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा। बता दें आपको कि प्रवेश द्वार को अधिक सुस्पष्ट करने के लिए अग्रभाग पर बने तोरण एक समान विशेषता थी। ठीक है। तो जो तोरण था एक विशेष सामान्य था। सरकी वास्तुकला में मेहराब के साथ विशाल आयताकार प्रवेश द्वार सरकी की कालावधि की मस्जिदों की मुख्य विशेषता थी। ठीक है। तो जो मेहराब के साथ जो आयताकार प्रवेश द्वार था, ये तो इनकी मुख्य विशेषता थी। और सरकी कालावधि के समय की दिल्ली के मस्जिदों के विपरीत यहाँ की मस्जिदों में कोई मीनार नहीं था। तो यहाँ पे आपका कोई मीनार नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे मीनार ही नहीं था। दिल्ली में मीनारों का जो है काफी प्रचलन था, ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। और इन नक्काशी एवं जालीदार कार्य, इन्हें क्या कहा जाता था? नक्काशी और जालीदार कार्यों द्वारा यहाँ के इमारतों की अनूठी विशेषता प्रार्थना कक्ष एवं साथ ही दीवारों पर विशाल पटल पर साहसी और बलशाली पात्रों का चित्रण था। तो चित्र खूब अभाव नहीं था, चित्र खूब ज्यादा थे यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। और सरकी की कालावधि की मस्जिदों की दीवारें अच्छी नक्काशी और जाली का काम किया जाता था। जौनपुर के सरकी वास्तुकला तुगलक शैली का एक विशिष्ट प्रभाव रखती है। तो पूछा गया एक बार, तो ये तुगलक जो है शैली की विशिष्ट जो है प्रभाव रखती है। आगे देखते हैं, मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मुगल चित्रकला की विशेषताओं के बारे में पूछना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है। चित्रकारी में नए विषयों का समावेश सही है। नए प्रकार के रंगों का प्रयोग सही था। चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित था, सही था। धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन, ये आपका गलत था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा है वो सही है। मुगल चित्रकला की विशेषताएं, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन इसमें नहीं किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हैलेबिड में स्थित होलेश्वर मंदिर की विशेषता है? ठीक है, बताइए। 118 का क्या बताना है आपको, आंसर करना है। तो बता दें आपका इसका क्या होगा। भगवान शिव को समर्पित थी। होयसलेश्वर मंदिर जो आपका क्या था, तो ये भगवान शिव जी को समर्पित था। और होयसल राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त था, ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 इसका बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली से ने निर्मित थी, ये आपका गलत है। कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पे है ये आपका? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। दक्षिण भारत में वास्तुकला के संरक्षण प्रदान किया, उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिण दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, किंतु उनमें 3 बेलूर, हैलेबिड और सोमनाथपुर के मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं।
इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अत्यंत जटिल बनाए गए थे। ठीक है, ये जाने रहिएगा। और बता दें ये आपका वेसर शैली पे है। ठीक है, तो ये आपका द्रविड़ शैली पे नहीं है, ये आपका वेसर शैली पे है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। इसे संकर शैली भी बोलते हैं या वेसर शैली बोलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है, विचार करना है आपको। क्या दे रखा है, मंदिर और राजवंश दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है 119 का। तो इसका देख लीजिए, मोढेरा सूर्य मंदिर आपको जो दे रखा है, ठीक है, ये सोलंकी राजवंश के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम आपका पल्लव, ठीक है, महाबली आपका पल्लव राजवंश के द्वारा। खजुराहो आपका चंदेल राजवंश के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो आपका विरूपाक्ष मंदिर था, ये चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था। चालुक्य, ठीक है, चालुक्य राजवंश के द्वारा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपका सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो लोग लाइव देख रहे हो सेशन को, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहते हैं क्लास में, उतना ज़्यादा मजा आता है क्वेश्चन आंसर करने में। उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है उत्तर भारतीय स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, बताइए। 120 का आंसर करेंगे। देखिए, मंदिरों के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमाएं कहीं भी आपको देखने को मिलता है उत्तर भारत के मंदिर में द्वारपाल बने हों? नहीं मिलता है ना, तो ये गलत आपका है। संपूर्ण मंदिर एक विशाल वेदी पर निर्मित है, तो बिल्कुल सही है, विशाल वेदी पर निर्मित होता है। मंदिर का गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है, तो कहीं भी आप देख लीजिए मंदिर, वहां का जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर काफी ऊंचा शिखर बना होता है। ठीक है, ये देखे होंगे। और मंदिर के मंडपों में फमसाना डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, कि मंदिरों में देखिए जो नागर शैली है होती है, जो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उत्तर भारत में, कैसे मंदिर बनते हैं, तो नागर शैली के मंदिर हैं। नागर शैली में फरमासा डिजाइन के भवन बनाए गए हैं, जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और चौड़ाई में कुछ छोटे होते हैं। और फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती हैं, बल्कि ये सीधे ऊपर की ओर ढलाव होती है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, जिसका भी आ रहा होगा ए, वो आपका सही है। ठीक है, यही आपका गलत है। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। विद्यालय दे रखे हैं, संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल दे रखा है, संस्कृत कॉलेज दे रखा है, वेदांत कॉलेज दे रखा है, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज दे रखा है। कौन सा सही है, ठीक है, बताना है आपको। बताइए, क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर करिए आप लोग। देखिए, न्यू इंग्लिश स्कूल दे रखा है, तो इसकी स्थापना आपका 1880 में हुआ था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना आपका 1791 में हुआ था, और वेदांत कॉलेज की स्थापना आपका 1825 में हुआ था। ठीक है, और आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में हुआ था। 1898 में हुआ था, ये ध्यान रखे रहिए। और कौन सा सही है इसका बताना था आप लोगों को, तो इसका आपका सही होगा न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक, और वेदांत कॉलेज आपका राम मोहन राय। 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और बताते चलें, देख लीजिए, न्यू इंग्लिश स्कूल के बारे में आप जान गए। इसके संस्थापक लोकमान्य तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे, और गोपाल गणेश अगरकर थे। और संस्कृत कॉलेज के स्थापक डेविड हेयर नहीं थे, ये जोनाथन। ठीक है, ऊपर हम करा भी चुके हैं। ठीक है, इसी प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। इनका जो है जोनाथन डंकन ने किया था। ठीक है, डंकन ने किया था। वेदांत कॉलेज आपका राजा राम मोहन राय, सभी को पता है। ठीक
ठीक है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने, किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो 1 और 3 ये बिल्कुल सही होगा। 122 का आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 122। मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। मद्रास मजदूर संघ कब हुई थी, तो 1918 में हुआ था, तो पता ही है आप लोगों को। तो इसकी स्थापना आपका बीपी वाडिया द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, वीपी वाडिया द्वारा किया गया था। आगे, भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, विधवा विवाह समाज की स्थापना। अच्छा देखिए, इंस्टाग्राम पे आप सक्सेस विद विक्रम सर्च करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको आईडी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा। और आपकी जो समस्या रहेगी आप वहां पे हमें कमेंट कीजिएगा, मतलब मैसेज कीजिएगा हमें, ठीक है। जो भी नोट्स वगैरह भी आप लोगों को ज़रूरत होगी, कोई बुक्स वगैरह आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगी, सब कुछ आप हमें वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। 100% आपको जो ज़रूरत होगी सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी, तो विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा की गई थी, ठीक है, 1850 ईस्वी में। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की, और करसोन दास मलजी ने भी विधवा विवाह के समर्थन हेतु अनेक प्रयास किए थे। तो इनने भी काफ़ी जो है मदद इन्होंने भी किया था, ये जान लीजिएगा। 1852 में इन्होंने गुजराती भाषा में विधवा विवाह के समर्थन के लिए सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निकाली थी, ठीक है। 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश पत्रिका निकाली थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, 124। कूका आंदोलन कब हुआ था, तो 1860 से 70 के बीच में आपका चला था, ठीक है। धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन शीघ्र ही यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। तो इसका होगा भगत जवाहर मल, कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया भगत जवाहर मल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तत्वबोधनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना आपका 6 अक्टूबर कब हुआ था, तो 6 अक्टूबर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ किया था, कलकत्ता में, कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था 6 अक्टूबर 1839 में, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। 126 का आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर करेंगे, तो कादम्बनी गांगुली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कादम्बनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन। कादम्बनी गांगुली का जन्म कब हुआ था, तो 18 जुलाई को हुआ था, 1861। कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर बिहार में हुआ था, ठीक है। तो भागलपुर बिहार में हुआ था, ये जाने रहिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह जो है किया था, 127 को बताना है, बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ठीक है। और ये आपका तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। तिनकठिया प्रथा आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो है तिनकठिया प्रथा में उसमें नील की खेती होती थी, 3/20 हिस्से पे आपको नील की खेती करनी अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो यही तिनकठिया प्रथा था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र दे रखा है, संपादक दे रखे हैं, एक सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। 128 का आंसर, कौन सा सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है।
तो देखिए इसका गदर समाचार पत्र की सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सोहन सिंह भाकना जिसका भी आंसर आ रहा होगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 129 का बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्यीय शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे? साम्राज्यीय शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे। सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर करेंगे आप लोग, क्या सही होने वाला है इसका? बताइए 129 का हम पढ़ते हैं लाइन से। देखिए निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्यीय शासकों द्वारा भारत में आर्थिक निकास के घटक थे? कंपनी के भागीदारों को लाभांश, ठीक है, अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन एवं अन्य व्यय, और विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो कंपनी के भागीदारों की लाभांश, अंग्रेज पदाधिकारियों के पेंशन व अन्य व्यय, और विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। ठीक है, ये सब जो है आपका साम्राज्यीय शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे। ठीक है, तो ये सब पैसा यहाँ से वसूलते थे, जाके मौज करते थे वहां पे। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह के समय? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 का बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कौन कौन से आपके गांधी जी के सहयोगी थे, बताइए, जल्दी आंसर करिए। अच्छा, आंसर सभी लोग किया कीजिए। ठीक है, सभी लोग किया कीजिए, गलत सही कुछ भी आप सभी लोग आंसर किया कीजिए। ठीक है, नरसिंह पारेख भी थे, महादेव देसाई भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेबी कृपलानी भी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया? बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? 131 का आंसर बताएंगे आप लोग। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर कासिम। अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी, सभी को पता है। और इसका आंसर आपका होगा सिताब राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिताब राय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह अभी ऊपर ही हम करा चुके हैं, 132 को बताना है, अभी ऊपर ही हम कराए हैं संथाल विद्रोह के बारे में। तो सिद्धो और कान्हू ये दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 57 के बीच में। ठीक है, 55 से 57 के बीच में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा है? दानापुर, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, उपयुक्त सभी, बताइए। बिहार वाले आंसर करें आप लोग। ऑल बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी आपका 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा है। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? चंपारण गए थे किसके अनुरोध पे? तो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे। ठीक है, 135 चलते हैं हम लोग। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर करें भाई, आप सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर कीजिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए आंसर करें फटाफट सभी लोग। 135 का बताना है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो 1929 में
1929 की बात है, ठीक है। महामंदी में 1929 की महामंदी के बाद भारतीय कृषि में लगातार बढ़ रही समस्याओं की प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार प्रांतीय किसान सभा बीपीकेएस की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, के द्वारा की गई थी। तो इसमें सहजानंद सरस्वती थे, जदुनंदन शर्मा, ठीक है, और आपका कार्यानंद शर्मा, सभी लोग शामिल थे। तो बिहार के सारण जिले के सोनपुर मेले में की गई थी 1929 में, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है कहाँ की गई थी, तो आपके बिहार के सारण जिले के सोनपुर मेले में, ठीक है। एक सेकेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगान ना दे पाने के कारण किसान द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकाशत भूमि कहा जाता था, और राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा सारण जिले में बकाशत सत्याग्रह शुरू किया गया था। सारण जिला काफी इंपॉर्टेंट है। इसका होगा, देखिए, लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकासत भूमि कहा जाता था। बिल्कुल सही है, ठीक है, बकासत भूमि। देखिए, उस भूमि को बकासत भूमि कहा जाता था जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदारों को दे दी थी, ठीक है। और आपका फरवरी 1939 की बात है, 1939, ठीक है, फरवरी की बात है, में राहुल सांस्कृत्यायन के सारण जिला अंतर्गत अंबारी स्थान पर बकासत सत्याग्रह शुरू किया गया था, और इसका प्राथमिक उद्देश्य जमींदारों, ठीक है, बकासत भूमि के काश्तकारों को जबरन विस्थापित करने का विरोध करना था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप बिहार काश्तकारी अधिनियम और बकासत भूमि पर लागू किए गए। तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 137 देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। तो बिहार में, नहीं नहीं, छपरा जिला नहीं है। फरवरी 1939 में राहुल सांस्कृत्यायन ने सारण जिला के अंतर्गत अंबारी स्थान पर बकासत सत्याग्रह शुरू किया था, और इसका प्राथमिक उद्देश्य था जमींदारों द्वारा बकासत भूमि से काश्तकारों को जबरन विस्थापित करने का विरोध करना था। और आंदोलन के परिणाम स्वरूप बिहार काश्तकारी अधिनियम को बकासत भूमि पर लागू किए गए थे, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था, 137 बताना है। तो ये तो पता ही है, करा भी चुके हैं श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, करा चुके हैं पहले ही आप लोगों को। 138 है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा में रहा स्थान नारवास नरवास पिंड किस जिले में है, ठीक है। नरवास पिंड कहाँ पे है, बताएं आप सभी लोग। 138 का, देखिए, 16 अप्रैल 1930 की बात है, ठीक है। आंसर आप लोग कर दीजिए। 16 अप्रैल, ठीक है, ये 1930 की बात है। क्या हुआ था, स्टोरी जान लीजिए कि 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था जो है आपका नरवास पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला। पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे जो है, मतलब ये दूसरी तरफ से भी एक जत्था आ गया, और वो नारवास पिंडी पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो एक एक तरफ से जो जत्था चला था उसे जो है अंग्रेजों ने रोक लिया था, दूसरे जत्थे को रोक नहीं पाए थे। तो ये आपका पटना में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका पटना में है, ठीक है। बिहार के किस नेता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। बिहार के किस नेता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, 139 बताना है। 1921 में इन्होंने अपनी वकालत छोड़ के, ठीक है, क्या किया था, तो पटना के पास आपका राष्ट्रीय महाविद्यालय की शुरुआत की थी, और बाद में इस महाविद्यालय को गंगा के किनारे सदाकत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये जाने रहिएगा। तो 139 का जिसका भी आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है।
समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कब हुआ था? तो ये आपका 17 मई को हुआ था। 17 मई 1934 को बम्बई में हुआ था। यहीं पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयासों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, और 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो पहला अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ये ध्यान रखे रहिएगा। स्थापना कहाँ पे हुई थी 1934 में? बम्बई में हुई थी, ये ध्यान रखे रहेंगे। और कौन कौन है ये हम बता दिए हैं। तो स्थापना करने के बाद 1934 में ही पटना में इसका पहला अधिवेशन कर दिया गया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कांग्रेस और समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इसमें आपका केटी शाह, जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ठीक है, ये नहीं थे। बाकी मीनू मसानी और अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, सभी लोग शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 141 है, बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना कब शुरू हुआ था? टेलीग्राम आईडी एक बार आप सक्सेज विथ विक्रम, ठीक है, सक्सेज विथ विक्रम डालिएगा, लिख दे रहे हैं। अगर वैसे नहीं मिलेगा तो सक्सेज विथ, ठीक है, अंडर स्कोर कर दीजिएगा यहाँ पे और विक्रम कर दीजिएगा, विक्रम। ठीक है, आप सर्च कर लेंगे तो आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। और वैसे भी आप सक्सेस विद विक्रम डालेंगे तब भी मिल जाएगा। और बाकी चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे भी ऊपर हम जब ओपन करेंगे, अबाउट में जाएंगे तो वहां भी आपको टेलीग्राम आईडी का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास के बाद टेलीग्राम लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक, तो बिहार में रोगियों और उपयोग उपभोक्ता को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना कब शुरू किया गया? 141 का बताना है। तो ये 2018 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, 2018 में। बिहार के निम्नलिखित में से किस कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, 142 का बताना है। बिहार के निम्नलिखित में से किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? 142 का बताइए, आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। गणेश प्रसाद को, सुमन कुमार को, रघुवीर मलिक को, सभी लोगों को दिया गया। ठीक है, आगे है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया गया है? जीएसटी ट्रिब्यूनल, ठीक है, बताइए, आंसर कीजिए फटाक से आप लोग। जीएसटी ट्रिब्यूनल आपको कहां पे गठित किया गया है? 143 का बताना है। देखिए, यूपी में जो है आपका सबसे ज्यादा बेंच है। ठीक है, यूपी में आपका 3 बेंच है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, और गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में आपके 2-2 बेंच हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा। और जितने भी जगह है ना, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, इनको निकाल देंगे तो सब जगह जो है एक एक बेंच है। और बिहार में पटना में वास्तु सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका पटना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे आपको देखा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर करेंगे आप लोग। टेलीग्राम आईडी आप पूछी थी ना, हम तो इंस्टाग्राम आईडी बताए थे। तो टेलीग्राम आईडी भी आपका सक्सेस विद विक्रम आप सर्च करेंगे, ठीक है, वो मिल जाएगा। और आपका जो है इसी में क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस विद विक्रम आप डालेंगे तो सीधे आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? 144 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा अपनी योजना के कारण है। ठीक है, चलिए, बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? ठीक है, किसका चयन किया गया? बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? 145 का आंसर करना है। अनंत मनोहर बदर, ठीक है, अनंत मनोहर बदर,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनंत मनोहर बदर को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 146 देख लीजिए क्या दे रखा है। बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। मखाना उद्योग, इसके बारे में बता भी चुके हैं आप लोगों को हम। तो ये आपका सहरसा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा है सहरसा, ये बिल्कुल सही है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, 147 का बताएंगे आप लोग। तो ये आपका मुजफ्फरपुर में, कहाँ पे, तो ये मुजफ्फरपुर में। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश के शीर्ष पर रहा है। अच्छा सुनिए, कुछ करंट अफेयर की क्लास तो हम कराते रहते हैं, बिहार से बीपीएससी से रिलेटेड कुछ और भी नोट्स वगैरह हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिएगा। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र के बिहार का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है, 148 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो ये आपका मुजफ्फरपुर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे आपका है एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा में 63वें स्पर्धा T63 में स्वर्ण पदक जीता है। इन खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ, दोनों जगह है। देखिए इंस्टा पे आईडी आप ही लोग के कहने पे बनाए हैं, ठीक है, एक दिन क्लास में आप लोग बार बार कह रहे थे कि इंस्टा पे आईडी बना दीजिए। इंस्टा पे क्या है कि आईडी बनाने से उसमें शॉर्ट्स वगैरह हम डालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे थोड़ा डालना ठीक रहता है, तो शॉर्ट्स वगैरह के लिए भी हमको अच्छा लगा कि हाँ ठीक है इंस्टा रहेगा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य वगैरह जो है शॉर्ट्स बना के डाल दिया करते हैं। खैर वो यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को भी उस पर डालते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे चलो जुड़ेंगे, और टेलीग्राम की आईडी तो खैर सक्सेस विथ विक्रम आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। एशियन पैरा गेम्स के बारे में था, 149 का आंसर आप लोगों को करना है कि क्या होगा, तो ये हांगझोउ में, ठीक है, हांगझोउ में हुआ था, और इसमें बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, 150 का बताना है। तो बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो बताइए, जल्दी आंसर कीजिए। और बताते चलें, पटना बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और बता दें कि कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से 2-3 दिन बीच में क्लास जो है नहीं हो पाई थी, ठीक है, फिर क्लास ये चलेगी कंटिन्यूअस, परेशान ना होइएगा, करंट अफेयर की क्लास भी चलेगी और प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 150 प्रश्न थे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। करंट अफेयर की क्लास आज शाम को हम करा देंगे, प्रैक्टिस सेट शाम को जो है आप लोग जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर जो है शाम को 6 बजे के आसपास में करंट अफेयर हम करा देंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।